Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. Firstly, congratulations to all the successful candidates of Aptiplus Academy for Civil Services for their selection in UPSC 2021. It is indeed a proud moment for Aptiplus Academy as the legacy of success continues with 45 plus selections in UPSC CSE 2021. So congratulations to all the toppers. आज की पहली टॉपिक है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी या TKDL। जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी या TKDL एक डेटाबेस है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज डेटाबेस यानी इंडियन मेडिसिन सिस्टम, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, सोआरिक पर ये सभी चीज़ें आती हैं, इन्हीं के ऊपर जो टेक्स्ट्स हैं, इंडियन टेक्स्ट्स, उनमें जो 4.2 लाख से भी ज़्यादा फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निक्स लिखे गए हैं, इन्हीं की डेटाबेस को ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहा जा रहा है। और रिसेंटली फ्रांस और इंडिया ने एक कोऑपरेशन के ऊपर साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें फ्रांस को एक्सेस मिलेगा इन ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर जो भी फॉर्मुलेशंस टेक्निक्स हैं डेटाबेस की, उसकी। TKDL डेटाबेस जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर 2001। TKDL डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जो है उसे डाइवर्स लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किया गया है इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। ये इंश्योर किया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करके रिप्रेजेंट किया जाए ताकि लोग उसे समझ सके। इन्फॉर्मेशन जो है इसे डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें आते हैं इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश। तो इस डेटाबेस के एक्सेस को देने का क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जो है इसके ऊपर गलत तरीके से पेटेंट्स ग्रांट कर दिए जाते हैं, जिसमें कई सारी जो प्रोसेस है, मेथड्स हैं, वो गलत आती हैं। इसके अलावा इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज का मिस अप्रोप्रिएशन भी होता है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्स्ट्स में लिखी गई है, वो आयुर्वेद हो या कोई और बुक हो, उसका गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। पहले तो गलत एप्लीकेशन ही होती है एंड अदर देन दैट इसमें कई बार पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्प्रेड कर दिया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। एज ए रिज़ल्ट वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं, वो चेंज भी हो जाता है। जब तक प्रॉपर जो मेथड है कि क्या यूज़ किया जाना चाहिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन सिस्टम में, उसका एक्सेस ना हो, तो फिर उसका साइंटिफिक वे में एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। अगली इशू ये है कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड जो भी डेटाबेस हैं उसकी पेटेंट ऑफिस में इंफॉर्मेशन ना होने के कारण कोई भी दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो क्लेम कर लेती हैं कि ये मेथड उनका है। तो ये मिसयूज़ है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की, इसे भी रोकने की ज़रूरत है। तो ये डेटाबेस जो है ये सिर्फ पेटेंट ऑफिसेस को अवेलेबल है थ्रू TKDL एक्सेस अग्रीमेंट्स। अभी तक 265 से भी ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस को पूरी दुनिया में रिवोक, अमेंड और विथड्रॉ कर दिया गया है, अबैंडन भी कर दिया गया है, और बेसिस रहा है एविडेंस कि वो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज डेटाबेस से बिलोंग करता है और इसीलिए पेटेंट नहीं दिया जा सकता। TKDL जो है ये एक ग्लोबल बेंचमार्क है, ये एक डिफेंसिव प्रोटेक्शन है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडिया की हेरिटेज का मिसयूज़ ना हो इसको इंश्योर करने में। अगली टॉपिक है शैलो वाटर माइनिंग। फिनलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के नए रिसर्च के अनुसार शैलो वाटर माइनिंग की वजह से भी लोकल मरीन स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो सकती है।
सबसे पहले तो देखते हैं माइनिंग। सी बेड माइनिंग में जो हाई वैल्यू कमोडिटीज होती हैं सी बेड में, वो मेटल्स हो, जेमस्टोन्स हो, उनकी एक्सट्रैक्शन को कहते हैं सी बेड माइनिंग। इसमें दो ही टर्म्स आ जाती हैं, एक होता है डीप सी माइनिंग और दूसरा होता है शैलो वाटर माइनिंग एक्टिविटीज। शैलो वाटर माइनिंग का बेसिस सिर्फ डेप्थ नहीं है, ये एक इस तरीके की माइनिंग है जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में एक्सट्रैक्शन की जाती है वैल्यूएबल मेटल्स की, और कोस्ट जो है वो बहुत पास होता है सी कोस्ट, ताकि एक्सेस बिल्कुल पास रहे। डीप सी ऑपरेशंस इसमें नहीं किए जाते और जो टारगेट है वो एक्सेसिबल सोर्सेस के ऊपर किया जाता है, क्योंकि डीप सी ऑपरेशंस में लेस एक्सेसिबल सोर्सेस को टारगेट किया जाता है, स्पेशल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है उसमें। लेकिन शैलो माइनिंग में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मेन जो टाइप्स होते हैं शैलो वाटर मिनरल्स के, इसमें मिनरल रिच सैंड्स होते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होती है, फॉस्फोराइट्स होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स यानी ऐसी मेटालिक मिनरल्स या जेमस्टोन्स जिसमें टिन, गोल्ड, डायमंड्स ये सब आते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को देख सकते हैं जहाँ पे शैलो वाटर माइनिंग होती है। ये लैंड का एज है या कॉन्टिनेंट का एज है जो सबमर्ज रहता है ओशन में, और ये कोस्ट के बहुत ही पास रहता है। डीप सी माइनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होती हैं ड्यू टू डीप सी माइनिंग, इसीलिए शैलो वाटर माइनिंग के ऊपर फोकस की जाती है, बिकॉज ऐसा कंसिडर किया जाता है कि शैलो वाटर माइनिंग लो रिस्क मेथड है, ये लो कॉस्ट ऑप्शन है जिसमें मेटल्स और मिनरल्स की जो डिमांड वो भी सेटिस्फाई हो जाती है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होता। और शैलो वाटर माइनिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी इजीली अवेलेबल है। तो कई सारी कंट्रीज शैलो वाटर माइनिंग को अडॉप्ट कर चुकी है या कर रही है, जैसे कि नामीबिया जो है, नामीबिया ने इसके अपनी कोस्ट से डायमंड्स को माइन किया है अप टू द डेप्थ ऑफ 130 मीटर्स। सिमिलरली इंडोनेशिया एक्सट्रैक्ट कर रही है प्लेसर डिपॉजिट्स को अपनी कोस्ट से। इन डिपॉजिट्स में आती हैं गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लैटिनम। मेक्सिको, न्यूजीलैंड और स्वीडन ने भी प्रपोज किया है शैलो वाटर माइनिंग को। मेक्सिको जो है ये कंसिडर कर रही है कि वो फॉस्फेट रिच जो भी नोड्यूल्स हैं या मरीन फॉस्फोराइट्स हैं जो ओशन बेड में अवेलेबल हैं, इन्हें ये माइन कर सके। इन नोड्यूल्स का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जहाँ से इन नोड्यूल्स को और इन फॉस्फोराइट्स को माइन किया जा रहा है वहाँ के वाटर का डेप्थ है 50 to 100 meters. Sweden is also interested in exploring its shallow water, especially the Bothnian Sea, जिसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं और इसमें कई सारे मिनरल डिपॉजिट्स भी हैं जिसमें निकल, कोबाल्ट, कॉपर, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। हमें पता है टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। हम बार बार कह रहे हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। क्या होते हैं ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या मैंगनीज नोड्यूल्स जो हैं, ये मिनरल कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं जो समंदर के नीचे रहते हैं। ये फॉर्म होते हैं अराउंड अ कोर। कोर के बाहर लेयर बाय लेयर आयरन और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड्स की डिपोजिशन रहती है। इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में वास्ट क्वांटिटी ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स रहते हैं और ये मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। नोड्यूल्स जो हैं वो वेरियस साइजेस के होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप का यूज़ इम्पॉर्टेंट है, या कई समय वो बड़े भी होते हैं। इनकी साइजेस जो हैं वो अगर हम डायमीटर की बात करें तो 3 से 10 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले नोड्यूल्स भी होते हैं। ये सी सेडिमेंट बिल्कुल नीचे बॉटम में ये नोड्यूल्स रहते हैं और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो हैं ये बोथ शैलो वाटर में भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बाल्टिक सी, एज वेल एज डीप वाटर में भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। इवन ये लेक्स में भी पाए जाते हैं। तो इन्हीं को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सारी ये
एफर्ट्स हैं। आते हैं नए रिसर्च की फाइंडिंग्स पे। पहले तो ये माना जाता था, एज मेंशन्ड अर्लियर, कि डीप सी माइनिंग एक्टिविटी जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ऑन दी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ओशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है बहुत डीप में जाके ओशन के। तो इसीलिए फोकस किया गया था शैलो वाटर माइनिंग पे। लेकिन नई स्टडीज़ के अनुसार शैलो वाटर माइनिंग भी सस्टेनेबल नहीं है और ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर डीप सी माइनिंग। कॉन्टिनेंटल शेल्व्स या शैलो वाटर रीजन में बहुत सारी स्पीशीज़ रहते हैं, हैबिटेट है ये कई सारी मरीन ऑर्गेनिजम्स की, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यहाँ हाई है और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो सभी कंट्रीज अभी शैलो वाटर माइनिंग को अडॉप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी क्या इम्पैक्ट है इसे थरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है। क्योंकि माइनिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं की जाती, तो कई बार शैलो वाटर माइनिंग को कंपेयर किया गया है विद सैंड एंड ग्रेवल एक्सट्रैक्शन। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर स्टडीज फर्दर किए ही नहीं गए हैं और ऐसा मान लिया जाता था कि सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग की वजह से जितना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे, उतना ही होता होगा शैलो वाटर माइनिंग की। लेकिन शैलो वाटर माइनिंग में जो सेडिमेंट बियरिंग मिनरल्स हैं, जो सी फ्लोर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें रिफ्यूज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। तो सेडिमेंट्स का रिमूव होना यानी स्पीशीज़ के हैबिटेट का भी डिस्ट्रक्शन होना, लोकल एक्सटिंक्शन हो जाना धीरे धीरे स्पीशीज़ का, और स्पीशीज़ कंपोजिशन भी चेंज हो जाना। एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी स्पीशीज़ डिफरेंट रहती थी उनकी जो कंपोजिशन है वो ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है सी फ्लोर रिलीजेस प्लूम्स। जब सी फ्लोर एक्सट्रैक्शन की जाती है वहाँ से सेडिमेंट्स की, तो वहाँ से हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ गैसेस वो निकलती है, वो वाटर क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा जब ड्रिलिंग की जाती है, शैलो वाटर माइनिंग में भी एक्सट्रैक्शन की जाती है, उस समय पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है और लाइट जो है वो भी डिस्टर्बेंस हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। शैलो वाटर इकोसिस्टम्स जो हैं वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ऑलरेडी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कोस्टल एरियाज़ में, यहाँ तक कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी किए जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी है। इसके ऊपर से अगर हम माइनिंग करें, स्मॉल स्केल माइनिंग भी करें, तब भी उसका इफेक्ट ड्रास्टिक होगा ऑन दी मरीन इको सिस्टम। अभी रिसेंटली 27th सेशन हुआ था ऑफ द असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसमें यही कंट्रीज ने कंक्लूड नहीं किया कि डीप सी माइनिंग को परमिट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए अमिट एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो इसी पे डिलिब्रेशंस नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है अभी तक कोई। तो शैलो वाटर माइनिंग की बात तो बहुत दूर है। प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है कि डीप सी स्पीशीज पे क्या इम्पैक्ट होता है, बायोलॉजी इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होता है, उनकी इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ माइनिंग। और इस इंफॉर्मेशन की ना होने की वजह से रिस्क जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ की वो समझ में ही नहीं आती कि क्या रिस्क्स है, स्पेशली इन द डीप सी ओशन बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें साइंटिफिक रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि शैलो वाटर माइनिंग को पहले कंसिडर ही नहीं किया जाता था, इसलिए इसके ऊपर अभी तक कोई भी लॉस या एनवायरमेंटल रेगुलेशंस नहीं हैं। पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए। पूरा वर्ल्ड अभी लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो प्रिकॉशनरी कंजर्वेशन मेजर्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल है। कुछ ऑल्टरनेटिव वेज निकालने की ज़रूरत है कि ताकि सी बेड माइनिंग को कंसिडर करने से पहले कुछ और मेथड्स लाए जाए जिसका कोई भी इम्पैक्ट ना हो ऑन द एनवायरनमेंट। क्योंकि अभी पता चल रहा है कि बोथ शैलो वाटर एज वेल एज डीप सी वाटर माइनिंग खतरनाक है फॉर द एनवायरनमेंट। एंड शैलो वाटर माइनिंग एक्टिविटीज़ को एक सिल्वर बुलेट मानना ही नहीं चाहिए, दैट इट हैज़ नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इट कैन रिजॉल्व ग्रोइंग ग्लोबल नीड फॉर मेटल्स। ऐसा भी नहीं है।
तो प्रॉपर एनवायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकती हैं, हम माइनिंग की पूरी एक इसे कंसिडर करने की ज़रूरत है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मलेरिया वैक्सीन। एक नई मलेरिया वैक्सीन है R21। इसका बूस्टर शॉट दिया गया था 1 साल पहले, वो इनिशियल डोज था, और ट्रायल्स के बाद पता चला है कि R21 जो है ये 80% इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग मलेरिया अमंग यंग चिल्ड्रन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट रहती है 75% तक की एफिकेसी। इस टारगेट को भी एक्सीड कर लिया है इस R21 वैक्सीन ने। हर साल 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मलेरिया से ग्रसित होते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार इंडिया के ऊपर 3% ग्लोबल मलेरिया बर्डन है। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो अब तक सिर्फ एक ही वैक्सीन यूज़ में थी, जो है मल्टी डोज शॉट RTS। मलेरिया वैक्सीन को डेवलप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसमें कई दशकों के स्ट्रगल मौजूद है। RTS जो वैक्सीन है ये 50% इफेक्टिव है इन द फर्स्ट ईयर। इम्यूनिटी धीरे धीरे लेकिन कम होती जाती है ओवर टाइम। 50% से ये 28% तक आ जाती है, तो इफेक्टिव है लेकिन कम होता जाता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ट्रायल्स में पाया गया है कि जिन बच्चों के ऊपर RTS की क्लिनिकल ट्रायल की गई है उनमें से 5% जो बच्चे हैं उन्हें सीजर्स हुए हैं। इसमें हाई फीवर होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, आर्म्स और लेग्स जो है वो जर्क करने लगते हैं, तो ये सारी सिम्टम्स हैं। 5% बच्चों में ऐसी एक इशू देखी गई है, लेकिन इसके बाद भी उपाय नहीं था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यूज़ करना चालू किया घाना, मालावी और केनिया जैसी अन्य कई सारी कंट्रीज़ में। R21 जिसे अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है और इसकी इतनी ज़्यादा एफिकेसी है स्पेशली अमंग द चिल्ड्रन, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये एक इफ़ेक्टिव वेपन होने वाला है इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, बिकॉज मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा मौत होती है बच्चों की। पिछले दशकों में कई सारी मलेरिया वैक्सीन्स का टेस्ट किया गया है, 100 से भी ज़्यादा मलेरिया वैक्सीन्स, लेकिन किसी की भी एफिकेसी इतनी नहीं रही है। R21 की 80% से ज़्यादा रही है, तो इफ़ेक्टिव तो है ही R21। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी, कई सारी कोलैबोरेटर्स हैं, उन्होंने अग्रीमेंट्स जो है उसे फोर्ज किया है। इंडिया की बात करें तो विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो 200 से भी ज़्यादा मिलियन डोजेस जो है वो प्रोड्यूस करेगी हर साल, और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी अप्रूवल की ज़रूरत है। वंस इट गिव्स द ग्रीन लाइट इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी। इंडिया की एफर्ट की अगर हम बात करें इन टैकलिंग मलेरिया तो वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है। 2020 की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया एकमात्र एक ऐसी हाईली एंडेमिक कंट्री है जिसने रिपोर्ट किया है कि 2018 के कंपैरिजन में 2019 में 17.6% तक का डिक्लाइन हुआ है इन मलेरिया केसेस। पिछले कुछ सालों में इंडिया का एफर्ट इन रिड्यूसिंग मलेरिया इंसिडेंस वो काफ़ी रिमार्केबल रहा है। 2015 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी GTS स्ट्रेटेजी को एंडोर्स किया फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। 2016 से 30 के बीच में मलेरिया एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ऐसा ये क्लियर जो है गोल रखा इस स्ट्रेटेजी ने। GTS को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने भी लॉन्च किया नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-2030। इसे 2016 में ही इंडिया ने लॉन्च किया और लॉन्च किया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017-2022। ये 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ इंडिया ने लॉन्च किया। इंडिया का विजन है कि इंडिया को मलेरिया फ्री कंट्री बनाना है बाय 2027 और एलिमिनेशन बाय 2030। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 25 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जिनमें ये पोटेंशियल है कि वो 2025 तक मलेरिया को इरेडिकेट कर सके अंडर इट्स E2025 इनिशिएटिव। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही एक और इनिशिएटिव है। आते हैं मलेरिया पे एज अ डिजीज।
डिस्कस करते हैं इसे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ प्लाज्मोडियम ग्रुप पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम ग्रुप पैरासाइट्स की वजह से होता है। स्प्रेड होता है मलेरिया, हमें पता है, बाय फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इन पैरासाइट्स को कैरी करती हैं और जब ये बाइट करती है किसी पर्सन को, तब इस मस्कीटो की सलाइवा से ये पैरासाइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो जाती है इनटू द पर्सन्स ब्लड। फिर उसके बाद ये पैरासाइट्स ट्रैवल करती है टू द लिवर, जहाँ पे वो जाके मैच्योर होके रिप्रोड्यूस करने लगती है। प्लाज्मोडियम की 5 स्पीशीज हैं जो इन्फेक्ट करती है और ये 5 स्पीशीज जो है ये स्प्रेड भी होती है बाय ह्यूमन बींग्स। सबसे ज्यादा डेथ होती है बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये एक तरीके की पैरासाइट है, लेकिन कुछ और जो पैरासाइट्स हैं जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आता है, प्लाज्मोडियम ओवेल आता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया आता है, इनमें माइल्डर फॉर्म ऑफ मलेरिया होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ जो होता है इट्स बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एक और स्पीशीज है मलेरिया नोवेल्सी। ये ह्यूमन बींग्स में बहुत रेयरली डिजीज को कॉज करती है और मलेरिया प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, एरियाज में, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के और एशिया के। इन रीजन में टेम्परेचर क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव रहता है, इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, टायर्डनेस, वॉमिटिंग, हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है। सीवियर केसेस में स्किन का येलो हो जाना, सीजर्स, कोमा, डेथ भी हो सकती है। मलेरिया प्रिवेंटेबल है एज वेल एज क्योरेबल है। वैक्सीन एज मेंशन्ड अर्लियर RTS वैक्सीन था, अभी नया R21 जो है वो अभी अच्छे से धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होने लगेगा। मलेरिया फ्री स्टेटस, कंट्रीज अगर 3 कंसेक्यूटिव साल में 0 इंडिजिनस केसेस को अचीव कर लेती है तो उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। मिलता नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं कि उन्हें मलेरिया फ्री स्टेटस जो है वो चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद स्क्रूटिनी करती है और फिर ही इस सर्टिफिकेट को देती है कि हाँ आपकी कंट्री मलेरिया फ्री है। 3 consecutive years of 0 indigenous cases, very important to note. वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में चाइना जो है ये फर्स्ट कंट्री है जिसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया है और ग्लोबली 40 कंट्रीज जो हैं इन्हें मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया है फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंट डिक्लेरेशंस की बात करें तो 2021 में एल साल्वाडोर, 2019 में अल्जीरिया, 2019 में ही अर्जेंटीना, 2018 में पैराग्वे और उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज को मलेरिया फ्री स्टेटस दिया गया है। चाइना की मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी को कहते हैं 137 स्ट्रेटेजी। इसमें 1 डे डेडलाइन रहता है कि मलेरिया डायग्नोस हो गया है, एक ही दिन में से रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद केस को कंफर्म करने की ज़रूरत है और इसकी स्प्रेड कितनी हुई है इसे भी डिटरमाइन करने की ज़रूरत है बाय द 3rd डे, 3 दिन के अंदर। सो 1-3 हो गया। उसके बाद 7th डे तक मेजर्स लेने की ज़रूरत है टू स्टॉप द स्प्रेड अलॉन्ग विथ कंटिन्यूड सर्वेलेंस इन हाई रिस्क एरियाज। तो 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चाइना ने एलिमिनेट कर दिया मलेरिया अपनी कंट्री से। तो इंडिया कैन टेक अ क्यू फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज एंड ट्राई टू अचीव इट्स गोल। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज काकाडू 2022। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी ने एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को लॉन्च किया जिसका नाम है काकाडू 2022। मल्टीनेशनल है तो कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडियन नेवी ने अपनी तरफ से भेजा है INS सतपुरा और P-8-1 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। एक्सरसाइज काकाडू जो है ये 2 हफ्ते तक चलेगी। ये बोथ सी एंड हार्बर दोनों जगहों पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। 14 कंट्रीज की नेवीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें शिप्स, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट्स सभी कुछ इन्वॉल्व हैं। एक्सरसाइज काकाडू को एक्चुअली स्टार्ट किया गया था इंडिया 1993। ये एक मल्टीलैटरल रीजनल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है जिसे ऑस्ट्रेलियन नेवी होस्ट करती है और इसे सपोर्ट करती है ऑस्ट्रेलियन रॉयल एयर फोर्स।
ये एक्सरसाइज बाईएनियली होती है। बाईएनियली मतलब हर 2 साल में एक बार डार्विन में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरियाज में, इन एरियाज में ये होती है जहाँ पे मैरीटाइम एक्टिविटीज अंडरटेक किए जाते हैं रीजनल नेवीज के द्वारा। दिस इज टू इंश्योर कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस मेंटेन हो। काकाडू एक्सरसाइज का नाम पड़ा है फ्रॉम काकाडू नेशनल पार्क। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। 2018 में काकाडू एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई थी वो 14th एडिशन थी, जिसमें वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट सभी ने पार्टिसिपेट किया था। 25 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन देखी गई थी। अगली टॉपिक है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की जो कंटिजेंट है वो वापस आई आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 इन ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल एयरफोर्स ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक को होस्ट किया एट इट्स डार्विन एयरबेस। 3 हफ्ते तक ये एक्सरसाइज चली, जिसमें 17 एयरफोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया और 2500 मिलिट्री पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट में सुखोई 30, C-17 एयरक्राफ्ट ये सब थे। जो पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस थे उन्होंने वेरियस मल्टी एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ड्रिल्स में पार्टिसिपेट किया, डे एंड नाइट परफॉर्म किया इन्हें। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एरियल सिनेरियोज की सिम्युलेशन में पार्टिसिपेट किया कि किस तरीके से अगर वॉर हो जाए तो कॉम्बैट किया जा सके। एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें एयर फोर्सेस जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस इवेंट में कोलैबोरेटिव स्पिरिट देखने को मिलता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की कैपेबिलिटी की, और एक बॉन्ड होमी सी होती है जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग नेशंस के बीच में जो टाइज हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है, यानी हर 2 साल में एक बार। ये इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करती है, पार्टिसिपेंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करती है, और इंडियन एयरफोर्स को ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि ये एक्सचेंज कर सके नॉलेज और एक्सपीरियंस विद दीज नेशंस इन अ डायनेमिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट। ये सभी देशों के पर्सनल को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है in regards to aircraft systems, work practices, etc. Northern Australia एक यूनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो इस एक्सरसाइज को और भी अच्छी तरीके से कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड कर देता है। सदर्न हेमिस्फेयर में ये हर 2 साल में एक बार परफॉर्म की जाती है बाय दी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स होस्ट की जाती है। कुछ अन्य एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो बायलैटरल एक्सरसाइज है एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। दूसरा है एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स, ये नेवी का है, और ऑस्ट्रा हिंद जो है ये आर्मी का है। मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 कंट्रीज की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। अगली टॉपिक है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। 26 मेडिसिन्स को, जिसमें कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन्स भी मौजूद है जैसे कि रैनिटिडाइन और स्यूक्रलफेट, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है फ्रॉम द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। एसेंशियल मेडिसिन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है कि एसेंशियल मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स हैं जो एक पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करती है। एसेंशियल मेडिसिन्स ऐसे मेडिसिन्स होती है जिनकी एक्सेस लोगों के पास रहनी चाहिए एट ऑल टाइम्स इन सफिशिएंट अमाउंट्स। प्राइसेस भी जनरली अफोर्डेबल लेवल्स पे ही होने चाहिए। 1977 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स को पब्लिश करती है, यानी एसेंशियल मेडिसिन्स का कॉन्सेप्ट जो है इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस ही किया गया बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1977, और उसके बाद इसे अभी कई कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। कंट्रीज के अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट सप्लाई एजेंसीज ने भी इस एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को अडॉप्ट किया है। इंडिया की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की बात करते हैं। इंडिया की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में टोटल 384 ड्रग्स का नाम है। पिछली लिस्ट से 26 ड्रग्स को ड्रॉप कर दिया गया। मेडिसिन को डिवाइड किया गया है इनटू 27 थेरेप्यूटिक
कैटेगरीज। इंडिया की पहली नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को कंपाइल किया गया था इन द ईयर 1996। उसके बाद इसे रिवाइज किया गया इन द ईयर 2003, फिर 2011, फिर 2015 और अब इस साल फिर से। जो ड्रग्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में है उन्हें इंक्लूड किया गया है इन द शेड्यूल कैटेगरी, और उनकी जो प्राइसेस हैं वो रेगुलेट की जाती है बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी या NPPA। रिसेंटली डिलीट किए गए जो ड्रग्स हैं लिस्ट से अगर उनकी बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार ऐसी कई ड्रग्स को डिलीट किया गया है फ्रॉम द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो अभी इंडिया में बैंड है, बिकॉज ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सेफ्टी कंसर्न्स है इन मेडिसिन की वजह से। ड्रग्स को लिस्ट से इसलिए भी बाहर निकाला जाता है क्योंकि ऐसी ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स आ गई हैं जो बेटर है इन कंपैरिजन टू द करंट मेडिसिन। This is both in terms of cost effectiveness and efficacy. Also, safety profile. किसी एक डिजीज का बर्डन अगर कम हो गया है और ये नेशनल हेल्थ कंसर्न अब नहीं है, तब भी मेडिसिन को इस लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। एंटी माइक्रोबायल्स के केस में अगर रेजिस्टेंस का पैटर्न देखा गया है कि कोई ड्रग इनफेक्टिव बनती जा रही है, इन दैट केस ऑल्सो ड्रग्स को लिस्ट से बाहर निकाला जाता है। कुछ ड्रग्स जिनके ऊपर अभी भी पेटेंट्स हैं उन्हें इस बार एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में डाला गया है। फॉर एग्जांपल बेडाक्विलिन एंड डेलामेंट, ये टीबी की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। डोल्यूटक्राविर, इसे HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली डैक्लाटासविर, इसे हेपेटाइटिस C को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सभी मेडिसिन को इस बार ऐड किया गया है। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिकली किसी ड्रग को इस बार ऐड नहीं किया गया है बाय द कमिटी इन दिस लिस्ट। कई सारी एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं ये अभी अफोर्डेबल बनने जा रही हैं बिकॉज इन्हें इस लिस्ट में डाला गया है। आइवरमेक्टिन, म्यूपिरोसिन, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन सभी को ऐड किया गया है। एंडोक्रिन मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है इन्हें भी ऐड किया गया है लिस्ट में। मॉन्टेल्यूकास्ट जो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, इसे भी ऐड किया गया है। कई सारी कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल डैबिगैट्रन और टेनेक्टेप्लेस, इन्हें भी लिस्ट में डाला गया है। कंक्लूजन ये है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है ये प्रमोट करती है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते हुए, कॉस्ट, सेफ्टी और एफिकेसी। ये हेल्प करती है इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड बजट। एट प्रेजेंट AMR या एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द साइंटिस्ट्स एंड कम्युनिटी। अभी ज़रूरत है AMR के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने की इन द इंटायर सोसाइटी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और ये पूरी वर्ल्ड में जानी जाती है, रिकग्नाइज की जाती है फॉर इट्स अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन। हमें पता है कि कोविड में भी वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया का बहुत ही शानदार रहा। इसके अलावा थ्रू आउट ही इंडिया वैक्सीन्स और अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन को देता आया है इन वेरियस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग अफ्रीका। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है इसे बहुत ही जल्दी रिवाइज करने की ज़रूरत है, मोर फ्रीक्वेंटली। 7 साल के बाद इस बार 2022 में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को रिवाइज किया गया, तो ये काफ़ी लेट है। जो कंट्री इतनी सारी दूसरी कंट्रीज़ को मेडिसिन प्रोवाइड करती है, सबसे पहला प्रायोरिटी तो यही होना चाहिए कि वो अपनी खुद की पॉपुलेशन को अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कर पाए थ्रू आउट द ईयर। हेल्थ केयर नीड्स जिस तरीके से चेंज होती जा रही है, इस सिचुएशन को देखते हुए हर 2 से 3 साल में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को अपडेट या रिवाइज कर देना चाहिए। काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर के लिए यूज़ की जाने वाली जो मेडिसिन है वो हाईली प्राइस्ड है और इन्हें इस लिस्ट में ऐड ही नहीं किया गया है। डायबिटीज़ के सेक्शन में थोड़ी सी राहत है क्योंकि एक्सपैंड किया गया है, इसमें इंसुलिन को भी ऐड कर दिया गया है, लेकिन ज़रूरत थी और भी कुछ सिंथेटिक इंसुलिन्स को ऐड करने की। ओरल एंटी डायबिटिक्स जो क्लासेस की मेडिसिन है, इसे भी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ऐड करने की, क्योंकि डायबिटिक अभी हमारे देश में एक एपिडेमिक बन चुका है। तो हमारे देश के अंदर ही कई सारी ऐसी डिजीजेस हैं
जिसकी कोई अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन है ही नहीं। इसे एड्रेस करने की जरूरत है ऑन वॉर फुटिंग। अगली टॉपिक है आचार्य विनोबा भावे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आचार्य विनोबा भावे जी के जयंती में उन्हें ट्रिब्यूट दिया। आचार्य विनोबा भावे जी एक फ्रीडम फाइटर थे और इसके साथ एक स्पिरिचुअल टीचर भी थे। आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म 1895 में हुआ था इन महाराष्ट्र। उन्होंने हमेशा गांधी जी के रास्ते को फॉलो किया, दैट इज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। उन्होंने गांधी जी की आश्रम में जो भी एक्टिविटीज़ गांधी जी कंडक्ट करते थे, वो टीचिंग हो, स्टडिंग, स्पिनिंग, इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटी, इन सभी एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आचार्य विनोबा भावे जी ने 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी। एक थी ईशावास्य वृत्ति और दूसरी थी स्थित प्रज्ञ दर्शन। दोनों ही बुक्स को उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा। गांधी जी ने विनोबा भावे जी को चूज किया था एज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह कैंपेन इन 1940। हमने ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है। एज मेंशन्ड अर्लियर, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। विनोबा भावे जी फाउंडर थे भूदान मूवमेंट की। भूदान मूवमेंट या गिफ्ट ऑफ द लैंड। भूदान मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया 1951। ये एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था जिसका डिमांड था कि जो भी लैंडेड क्लासेस हैं, जिनके पास बहुत सारा लैंड पड़ा हुआ है, वो अपने लैंड को सरेंडर करे और वो डिवाइड हो जाए जो पुअर पीजेंट्री क्लास है उनमें। उन्होंने इस मूवमेंट को प्रेजेंट डे तेलंगाना से स्टार्ट किया था, पोचमपल्ली से। विनोबा भावे जी पूरी कंट्री में वो ट्रैवल किए थे और उन्होंने लैंडलॉर्ड से पूछा था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी सन की तरह उन्हें माने और उन्हें एक लैंड का पोर्शन दे, और उसके बाद जो पोर्शन उन्हें वो लैंडलॉर्ड्स देते थे उसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लैंडलेस पुअर के बीच में। All revolutions are spiritual at the source. All my activities have the sole purpose of achieving a union of hearts. इस वाक्य को विनोबा भावे जी ने कहा था। 1958 में विनोबा भावे जी को रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप का पुरस्कार दिया गया था और 1983 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। अगली टॉपिक है न्यू पॉवर्टी लाइन। रिसेंटली सितंबर 15, 2022 को अडॉप्ट किया गया न्यू पॉवर्टी लाइन बाय द वर्ल्ड बैंक। न्यू पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इस बार कंजम्पशन सर्वे, जिसका नाम है कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे, इसका यूज किया है। कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे, इस सर्वे को कंडक्ट करती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक प्राइवेट डेटा कंपनी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये कंपनी हर 4 महीने के अंतर इन सर्वेस को कंडक्ट करती है। 2014 से ये सर्वे कंडक्ट करती आ रही है इन 28 स्टेट्स। हाउस होल्ड्स की सैम्पल साइज की अगर हम बात करें तो 1,74,000 हाउस होल्ड्स को सैम्पल साइज में लेते हुए 28 स्टेट्स में ये सर्वेस कंडक्ट करती है। लेटेस्ट जो पॉवर्टी फिगर है ये 2019 की जो सर्वेस हैं उन सभी सर्वेस को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद क्या पॉवर्टी की सिनेरियो है इंडिया में उसे दर्शाया गया है। न्यू पॉवर्टी एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया देखते हैं। पिछले पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर किसी की इनकम हर दिन $1.9 से कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इसी को इस बार अपडेट कर दिया गया है और इंडियन पॉवर्टी के ऊपर ये अपडेट आया है कि अगर किसी की इनकम $2.15 पर डे से नीचे है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। तो यही अपडेटेड पॉवर्टी लाइन है। अब कुछ एस्टिमेट्स देखते हैं कि इंडिया में क्या ट्रेंड है पॉवर्टी का। नई पॉवर्टी लाइन के अनुसार जो एस्टिमेट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुआ है ओवर द लास्ट 10 years, बट जितना सोचा गया था उससे कम।
अपडेटेड पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2019 में 10% इंडियंस पुअर थे। 2011 में ये परसेंटेज 22.5% था और वो घट के आया है 10% पे, 22.5% in 2011 to 10% in 2019. So there was a significant decline in poverty. रूरल इंडिया में ज़्यादा पॉवर्टी है इन कंपैरिजन टू अर्बन इंडिया। रूरल में पॉवर्टी है 11.9% और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी है 6.4%। एक्सट्रीम पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो 2011 के कंपैरिजन में 2019 में 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है। तो पॉवर्टी रिडक्शन हुई है टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन बिटवीन दीज ईयर्स। रूरल एरियाज में रिडक्शन ज़्यादा है। 2004 से 11 के बीच में पॉवर्टी रिडक्शन रेट 2.5% थी हर साल। इसके बाद 2011 से 18 के बीच में रेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन वो नीचे आ गया है 1.3% पे। मतलब 2004 से 11 के बीच में रेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू 2011 से 18 के बीच में। फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन वो 2017-18 में हुआ है हालांकि, और उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन का जो रेट है वो धीरे धीरे स्टॉल हो गया, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। तो ये एक अच्छी ट्रेंड नहीं है। पूरे वर्ल्ड में पुअर की संख्या जो है वो इंक्रीज हुई है। 2018 से पहले 8.7% थी, 2018 में रिवाइज होकर पॉवर्टी हेड काउंट पूरे वर्ल्ड की आ गई है 8.9% पे। और साउथ एशियन कंट्रीज की पर्टिकुलरली पॉवर्टी रेट और नंबर ऑफ पुअर पीपल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगली टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर या ITPGRFA। सितंबर 19 से 24 के बीच में इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर या ITPGRFA की 9th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी को होस्ट करेगी। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर या ITPGRFA जो है ये एक इंटरनेशनल सीड ट्रीटी या प्लांट ट्रीटी है। ये ट्रीटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन लाइन्स विद द CBD या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD के बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जिसका एम है एक ग्लोबल सिस्टम को एस्टैब्लिश करना जिसमें फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स, साइंटिस्ट्स सभी के पास प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस रहे। ये ट्रीटी फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए भी ये कोशिश करती है, इसे प्रमोट करती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हमने कई बार डिस्कस किया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी में आंच आ सकती है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट ये सब वाटर डिपेंडेंट प्लांट्स है, बहुत ज़्यादा इसमें वाटर इंटेंसिव प्लांट्स है, पानी की ज़रूरत होती है। और कई जगहों पे इंडिया में अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो ड्रॉट कंडीशंस हो गई हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन है? कोर्स ग्रेन्स, कोर्स सीरियल्स जिसमें मिलेट, बाजरा ये सब आते हैं, अगर इन्हें हम प्रमोट करें तो हम रेजिलिएंट बन सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। मतलब क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अडेप्ट करते हुए हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। ये फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल और अच्छा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रीटी डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर को और भी रेजिलिएंट बना सकें। वर्ल्ड की जो भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस हैं इसे हम किस तरीके से कंजर्व कर सके, एक दूसरे देशों के साथ बांट सके, इसकी सस्टेनेबल यूज़ कर सके ताकि फूड सिक्योरिटी गारंटी की जा सके, यही इसकी कोशिश रहती है। यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है? एट प्रेजेंट अभी कन्वेंशनल मेथड तो रहा नहीं कि एक प्लांट हुआ, उससे जो सीड्स हुए उसी को उगा दिया और फिर से प्लांट्स हो गया। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इंटरवेंशन आ चुका है जिसमें हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स, अच्छी फर्टिलाइजर्स, सारे ही चीज़ों को एक साथ करके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। एग्रीकल्चर सिस्टम इसी तरीके से चलता है। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो, जितनी ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, नई
हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसके अलावा ऐसी क्रॉप्स जो रेजिस्टेंट हो डिजीजेस से, ऐसी क्रॉप्स जो क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट कर पाए। इन सब चीज़ों के लिए जो जेनेटिक रिसर्च होता है, अगर ये रिसर्च एक ही जगह पे रह गया, शेयर नहीं हुआ, तो पूरा वर्ल्ड जो अभी फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है वो एज अ होल वो पीछे रह जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरत है इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूज एज वेल एज रिकग्निशन ऑफ फार्मर्स राइट्स। फार्मर्स की इस राइट को हम रिकग्नाइज करें कि फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट एंड शेयरिंग हो जेनेटिक रिसोर्सेज की, ताकि पूरा वर्ल्ड इसका लाभ उठा सके। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रीटी बनाई गई है, ताकि सभी फार्मर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो जेनेटिक रिसोर्सेज और इसकी जो नॉलेज है ये इसका लाभ उठा सके, इसे बांट सके, इसकी शेयरिंग हो। ITP-GRFA जो है ये एक लीगली बाइंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जिसे 2001 में अडॉप्ट किया गया रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक सेशन चल रही थी यूनाइटेड नेशंस में, 31st सेशन, यहीं पे ये फोर्स में आया, मतलब फोर्स में आते आते 2004 हो गया। 149 कंट्रीज इस ट्रीटी के पार्ट हैं, उसमें 148 कंट्रीज और एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूरोपियन यूनियन आ जाता है। इंडिया भी पार्टिसिपेंट है इस ट्रीटी का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी बिकॉज एट प्रेजेंट सभी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए। तो जो छोटे देश हैं जहाँ पे रिसर्च कम है वो पीछे ना रह जाए, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग अच्छे से फैसिलिटेट हो, ये एसेंशियल है और यही इंश्योर करेगा ये ट्रीटी। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रही है, अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है फूड का, अभी ये इंडिस्पेंसिबल बन चुका है कि क्रॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो ताकि हम इन सभी चीज़ों से अडेप्ट कर सकें, कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबल यूज़ हो, ताकि एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल बन सके, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो यही पे इस ट्रीटी की इम्पोर्टेंस आ जाती है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या CBD, इसके बारे में हमने बात की थी। इसी के लाइंस पे ITP-GRFA जो है इसे अडॉप्ट किया गया है। CBD जो है ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, इनफॉर्मली इसे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहा जाता है। इस कन्वेंशन के 3 मेन गोल्स हैं। एक है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी के जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उसको सस्टेनेबल यूज़ करना, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक्सप्लॉइट करके ख़त्म कर दिया, सस्टेनेबल यानी वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचे, बायोडाइवर्सिटी वो इंटैक्ट रहे। और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स राइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसकी बात हम इतने टाइम पे कर रहे थे और इसी के लाइंस पे ITP-GRFA है जो इसे फ्रेम किया गया है। इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं फ्रॉम द जेनेटिक पर्सपेक्टिव, इसकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो सारी कंट्रीज़ के बीच में, ताकि फार्मर्स इसका लाभ उठा सके और जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो सके। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, उसकी सस्टेनेबल यूज़, यही मेन एजेंडा है CBD का। 1992 की अर्थ समिट या रियो समिट जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हेल्ड हुआ था, तभी CBD कन्वेंशन जो है इसे ओपन किया गया था फॉर सिग्नेचर। उसके बाद कंट्री साइन करने लगी। 1993 में CBD जो है ये फोर्स में आ गई। अर्थ समिट या रियो समिट के बारे में हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा है इन द स्टैटिक सेक्शन, और इसके पहले हमने अर्थ समिट के बारे में एक सेशन में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस भी किया था। यूनाइटेड स्टेट्स एकमात्र एक ऐसी UN मेंबर स्टेट है जिसने CBD को रेटिफाई नहीं किया है। CBD जो है दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स भी हैं। एक है कार्टाजिना प्रोटोकॉल और एक है नगोया प्रोटोकॉल। कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कार्टाजिना प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो गवर्न करती है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट को, मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके वजह से जो भी नई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेडी हो रहे हैं इन दी लेबोरेटरी,
उसकी क्या मूवमेंट होनी चाहिए एक दूसरे कंट्री के बीच में, उसे गवर्न करती है। क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से बायो वॉर जो है वो किया जा सकता है, उसकी एक जो आशंका है वो बनी रहती है। ये कार्टाजिना प्रोटोकॉल जो है ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है सीबीडी की, एज मेंशन्ड बिफोर, और 2003 में कार्टाजिना प्रोटोकॉल फोर्स में आ गई। दूसरी सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू दी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरी एग्रीमेंट, इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है ताकि 3 ऑब्जेक्टिव्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज से हम लाभ उठा रहे हैं वो बस कुछ कंट्रीज तक सीमित ना रहे, सभी कंट्रीज में उसकी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स की। यही है नगोया प्रोटोकॉल। इसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वही प्रोवाइड करती है और इसे अडॉप्ट किया गया था 2010 में जापान के नगोया में, फोर्स में आ गई 2014 में। ये कुछ मिलती है अभी जो हमने इंटरनेशनल ट्रीटी पढ़ी ITPGRF उसी के साथ साथ, तो ये लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे ITPGRF जो है ये लीगली बाइंडिंग एक अग्रीमेंट सा है। लीगल फ्रेमवर्क किस तरीके से होना चाहिए, क्या लॉज हैं, ये प्रोवाइड करती है नगोया और एक अग्रीमेंट में बांध देती है, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट में बांध देती है कंट्रीज को ITPGRF। 2010 जो है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था और CBD ही इसकी सेक्रेटेरिएट थी। उसके बाद 2011 से 2020 को 20 मतलब इस पीरियड में 10 साल के इस पीरियड को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया एज यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। 2010 में ही इसे डिक्लेयर कर दिया गया था, यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 2020। अगले टॉपिक है नेशनल इंजीनियर्स डे। हर साल इंडिया सेलिब्रेट करती है नेशनल इंजीनियर्स डे ऑन द 15th of September. This is to recognize and honor the achievements of the great engineer मोक्षकुंडम विश्वेश्वराया। सर मोक्षकुंडम विश्वेश्वराया जो है, जिन्हें MV से भी रेफर किया जाता है, वो इंडिया के फर्स्ट सिविल इंजीनियर हैं, स्टेट्समैन हैं और मैसूर के दीवान भी थे। उन्होंने 1912 से 1918 तक सर्व किया था। पुणे के पास जो खड़कवासला रिजर्वॉयर है वहाँ पे उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया था, पेटेंट भी किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर लेवल और स्टोरेज बढ़ी थी और ब्लॉक सिस्टम जो है उसे भी डेवलप किया था 1903 में। इरिगेशन सिस्टम जो है वो लेटर इंस्टॉल किया गया था इन ग्वालियर्स तिगड़ा डैम और मैसूरू का जो कृष्णराजा सागर डैम है वहाँ पे भी। कृष्णराजा सागर डैम जो है वो एशिया का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर्स था एट दैट टाइम। तो वो चीफ इंजीनियर थे कृष्ण राजा सागर डैम की, जो मैसूरू सिटी में ही सिचुएटेड थी। इसके अलावा लक्ष्मी तालाव डैम जो कोल्हापुर में है महाराष्ट्र के, इन सभी चीज़ों को उन्होंने क्रिएट किया था। तो उनके बर्थडे को ही सेलिब्रेट किया जाता है इस इंजीनियर्स डे। एंड एज mentioned earlier, he designed a flood protection system for Hyderabad as well, ताकि वाटर लेवल एक सर्टेन लेवल के ऊपर ना जाए। इसके अलावा विशाखापट्टनम पोर्ट के पास सी इरोशन ना हो, इसके लिए भी उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप किया था। टेक्निकल एडवाइस भी दिया था फॉर द लोकेशन ऑफ मोकामा ब्रिज जो बिहार में स्थित है ओवर गंगा। तिरुमला और तिरुपति के बीच में जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी कंट्रीब्यूशन उन्हें दी जाती है। वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन चार्टिंग आउट अ प्लान फॉर द रोड। आते हैं लिटरेरी वर्क्स पे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया,
इसके अलावा एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, लिखी थी इन द ईयर 1920 में ये पब्लिश हुई थी और 1934 में पब्लिश हुई थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो उनकी इन सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें प्रीकर्सर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया भी कहा जाता था। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। नंबर 1, दादाभाई नाओरोजी वाज द ऑथर ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। Number 2, the Cartagena Protocol provides a transparent legal framework for the effective implementation of one of the 3 objectives of the Convention on Biological Diversity or CBD, that is, the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources. Number 3, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture or ITPG-RFA is a legally binding comprehensive agreement adopted in November 2001 at Rome. It aims at guaranteeing food security through the conservation, exchange, and sustainable use of the world's plant genetic resources for the food and agriculture, the fair and equitable benefit sharing arising from its use, as well as the recognition of farmers' rights. Number 4, Exercise Kakadu is held annually in Darwin and the Northern Australian exercise areas for undertaking maritime activities among regional navies to ensure peace in Indo-Pacific region. Number 5, shallow water mining is a sustainable substitute for deep sea mining as there is no impact on marine ecosystem in shallow water mining. Number 6, Traditional Knowledge Digital Library or TKDL database, first of its kind worldwide, was established in the year 2001 by the Government of India. It contains information on over 4.2 lakh formulations and techniques of Indian systems of medicines such as Ayurveda, Unani, Siddha and Suvarikpa, as well as yoga from the traditional texts. Number 7, the recently discovered R21 vaccine could be an effective weapon in the fight against malaria as it has an efficacy of 95%. Number 8, India's first national list of essential medicine was compiled in the year 1985. The drugs in the national list of essential medicine are included in the schedule category and their price is regulated by the National Pharmaceutical Pricing Authority. Number 9, according to the recent update by World Bank on Indian poverty, the new poverty line is $2.15 per day. Number 10, Exercise Pitch Black is a biannual exercise to enhance interoperability and strengthen relationships among participants. It is hosted by Australia biannually. Session की PDF आपको description में मिल जाएगी. With this we come to an end of this discussion. Thank you so much.